यहां पर इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, हमारे पास पैसा कहीं से आया है। वो आने की वजह हो सकती है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट सी या पार्ट 3, जिसके दो पार्ट ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हुए हमारे। जहां पहले पार्ट में हमने सर बेसिक सीखा था, पॉइंट नंबर 2 वाली में पार्ट बी में सर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखा था, जिसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखते हैं, जो कि बहुत मजेदार पार्ट है और 7 मार्क्स के लिए सर बस 1 या 2 पार्ट और कंप्लीट करने और आपके 7 मार्क्स आपके हाथ में आने वाले हैं। सर सबसे पहले हमने बात ही कर ली थी पार्ट ए में कि सर जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो आपकी नजर बैलेंस शीट में उस तरफ होगी सबसे ऊपर, जहां आपको शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज जैसी 2 चीजों से मुलाकात होती थी। उसमें से सर आप इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सी चीज पर ध्यान देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको मैं प्यार से ईएससी बोलता हूं। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको मैं प्यार से पीएससी बोलता हूं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसको मैं प्यार से एसपीआर बोलता हूं। मतलब आपकी नजर ईएससी, पीएससी, एसपीआर, परसेंट डिवेंचर, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट पर रहनी चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? बाकी चीजों पर हमारी नजर गई तो हमें नजर हटा लेनी है क्या? बिल्कुल हटा लेनी है, क्योंकि बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कहां से आ रहा है या उन लोगों को कब वापस जा रहा है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनफ्लो और आउटफ्लो ही देखते हैं हम पूरे कैश फ्लो में। इनफ्लो मतलब पैसे का आना और आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, और जो भी पैसे का आना और पैसे का जाना है वो 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया जाएगा। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। हमने इन्वेस्टिंग पहले किया है क्योंकि सरल है, समझ में जल्दी आता है। फिर हम फाइनेंसिंग की तरफ चलते हैं और यहां भी हमें देखना है कब इनफ्लो हो रहा है और कब आउटफ्लो हो रहा है। इन आइटम्स के बैलेंस में अगर बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा इनका बैलेंस, पहले 5 लाख था अब 6 लाख हो गया, पहले 7 लाख था अब 10 लाख हो गया। अगर इनके लास्ट ईयर के बैलेंस से इनके बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, दैट मींस यहां पर इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, यहां पर इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, हमारे पास पैसा कहीं से आया है। वो आने की वजह हो सकती है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना। वही इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू किया तो पैसा ज्यादा आ गया होगा। हमने डिवेंचर्स इशू करे होंगे ड्यूरिंग द ईयर, हमने बैंक लोन लिया होगा, पहले 5 लाख का था अब 8 लाख का ले लिया तो 3 लाख का और लोन ले लिया, या फिर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा। ये सभी चीजें आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो की जाती है। समझ में आ रही है सर बात? मुद्दा क्लियर है कि हम इन्हीं आइटम्स की तरफ विशेष रूप से नजर रखेंगे और इनको अगेन 2 पार्ट्स में डालेंगे, इनफ्लो और एक आउटफ्लो। एक इलस्ट्रेशन के माध्यम, एक तरीके से मैंने डेमो की तरह यहां पर चीजें दी है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको ऐसे ही समझना है, चीजों को ऐसे ही देखना है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का 31 मार्च 2019 को बैलेंस था 5 लाख और 31 मार्च 2020 को बैलेंस हो गया 8 लाख। अपने आप हो गया होगा, अपने आप बैलेंस हो गया होगा ये 8 लाख रुपए। 5 लाख की चीज 8 लाख रुपए की अपने आप हो गई होगी? नहीं नहीं, ड्यूरिंग द ईयर सर हमने इशू किया होगा। तो जब जब इसके बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर बैलेंस बढ़ रहा है दैट मींस वो इशू है, और बैलेंस घट रहा है दैट मींस वो रिडेम्पशन हो सकता है। तो 5 लाख के इशू इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 8 लाख के हो गए, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए का इशू किया है। ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए का इशू किया है। क्वेश्चन में अगर ये लिखता है कि जो इशू हुआ है 3 लाख रुपए का वो 10% प्रीमियम पर हुआ है, तो आपके यहां 3 लाख नहीं आए होंगे, 3,30,000 रुपए आए होंगे। समझ आ रही है मेरी बात प्यार से? जी सर समझ आ रही है। आफ्टर दैट सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले थे 3 लाख, अब हो गए 5 लाख। ये भी अपने आप से हो गए होंगे या ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी होगी, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया होगा? सर इशू किया होगा। कितना? 5 में से 3 गया, 2 लाख रुपए के हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं। इसके बाद 1.5 लाख के प्रीमियम 2 लाख रुपए के हो गए, दैट मींस 50,000 रुपए का प्रीमियम भी आया है। वो आया होगा या तो इक्विटी की वजह से या प्रेफरेंस की वजह से। ये क्वेश्चन आपको बताएगा, ये चीज क्वेश्चन आपको बताएगी, अपने मन से नहीं मानना है कि इक्विटीज की में आया होगा 50,000 या प्रेफरेंस में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर बताएगा कि इक्विटी शेयर जो इशू है वो 10% प्रीमियम पर हुए, प्रेफरेंस शेयर जो इशू है वो भी 10% प्रीमियम पर हुए, मतलब 30,000 का प्रीमियम यहां आया और 20 का यहां आया,
50,000 का प्रीमियम आया, इसको भी आपको इन्हीं में ऐड करना है। मतलब मैं इसलिए यहां लिख दिया है क्योंकि आपके पास कई सारे रिजर्व होंगे, वहां जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उनको नहीं देखना है आपको, सिर्फ किसको देखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। याद होगा आपको जब आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर जब करते थे या इशू ऑफ डिवेंचर जब अभी कर रहे हो, तो आप जब सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो आपके पास प्रीमियम आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, सर आता है। वो बात मैं नीचे समझाने वाला हूं अभी, 1 मिनट के लिए समझ लो, आपके दिमाग में 3 चीजें क्लियर हो गई। ईएससी, पीएससी और एसपीआर का बैलेंस अगर बढ़ेगा दैट मींस वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, वो इनफ्लो ऑफ कैश है, उसकी वजह से पैसा आएगा। फॉर्मेट मैंने नीचे लिख दिया है, आराम से दिमाग में बस चीजों को स्टोर करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओगे तो चैप्टर का मजा दुगना हो जाएगा, अगर ये लिखते जाओगे साथ साथ। तो बगल में चलती है सर, आउटफ्लो कब हो सकता है सर, 9% डिवेंचर्स दिए, क्योंकि यहां हमने बोला है सर ईएससी, पीएससी, एसपीआर तो देखना है, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट भी देखना है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यही सारी चीजें जो मैं आपको थाली में परोस कर दे रहा हूं। 9% डिवेंचर्स 2 लाख रुपए के थे, अब 1 लाख क्यों हो गए, अपने आप हो गए होंगे? नहीं सर, ड्यूरिंग द ईयर हमने रिडेम्पशन कर दिया होगा, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को रिडेम्पशन कर दिया होगा, भाई जाओ अपना पैसा ले जाओ। तो सर 1 लाख रुपए के जो 2 में से 1 गए या 1 में से 2 गए, ऐसे करके बोलोगे आप, 1 लाख माइनस का हो गया, दैट मीन्स ये आउटफ्लो हो रहा है, इसकी वजह से पैसा जा रहा है। देखो मैं जहां प्लस के साइन लगाया वहां पैसा आ रहा है, और जहां माइनस के साइन लगाया वहां पैसा जा रहा है, जहां प्लस के साइन लगाया वहां पैसा आ रहा है, और जहां माइनस के साइन लगाया वहां पैसा जा रहा है। और बहुत सिंपल है, बैलेंस बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इशू, बैलेंस घट रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन। 10% बैंक लोन सर, पहले 5 लाख रुपए का था, अब 3.5 का हो गया, अपने आप हो गया होगा? नहीं सर जी, बार बार क्यों बोल रहे हो अपने आप हो गया होगा? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ना, अगर बैलेंस बढ़ा है तो आपने पैसा लिया है, और बैलेंस घटा है मेरे बच्चे तो आपने पैसा दिया है, वापस किया है, रिडेम्पशन किया है, रिपेमेंट किया है। ठीक है सर, 5 की जगह 3.5 हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपए का आपने बैंक लोन को रीपे कर दिया। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 का है, अब 40 का रह गया, ये भी अपने आप हो गया होगा? सर नहीं, 20,000 का आपने इसको भी रीपेमेंट कर दिया होगा। सर क्या मजा आया है, इतना सरल है ये? जी सर बहुत ज्यादा सरल है। ईएससी, पीएससी, एसपीआर का बैलेंस बढ़ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पैसा बढ़ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इन्हीं सब चीजों में घट रहा है पैसा, दैट इज आउटफ्लो हो रहा है। कितना सिंपल, कितना आसान, कितना मजेदार। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और है सर पॉइंट नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में भी आपने ऐसा बताया था कुछ इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड भी जाएगा, तो वो भी यही जाएगा। जी सर वो रहा, डिविडेंड पेड ऑन सच इक्विटी शेयर, इन इक्विटी शेयर पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर आप डिविडेंड देते हो, जैसे पापा के नाम से कार्ड आता है शादी का, तो उसमें बच्चे भी जाते हैं अगर विद फैमिली लिखा होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट ये है हमारा सर, इक्विटी शेयर यहां जा रहा है, डिवेंचर्स यहां जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर यहां जा रहा है, बैंक लोन जा रहा है, तो इनको मिलने वाला डिविडेंड, इनको पे करने वाली इंटरेस्ट भी यही जाएगी क्या? जी सर, जैसा इन्वेस्टिंग में होता था, याद आ रहा होगा आपको, कल ही तो बताया मैंने, याद आ रहा होगा ना, पार्ट 2 में कल ही तो बताया सर, वहां पर भी तो यही होता था, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तीनों प्लस होते थे। या इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड माइनस होगा, बट रेंट पेड माइनस नहीं होगा, वो मैं आज बताने वाला हूं। डिविडेंड पेड ऑन सच इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी टेकन एज आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब जिस तरह आप यहां इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं, इश्यू और रिडेम्पशन का, इनको मिलने वाली इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम इनको पे करने वाले, वो भी आउटफ्लो माना जाएगा। समझ में आ रही है? बट यहां पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बड़ी सिंपल है, वहां आपको बता देता है एडजस्टमेंट में, रेंट रिसीव्ड हुआ 50,000 प्लस कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई 30,000 प्लस कर दो, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 30,000 प्लस कर दो। बट यहां पर आपको इनको देखना पड़ेगा। बेटा देखो, जैसे यहाँ दिख रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ दिख रहा है आपको 9% डिवेंचर, यहाँ दिख रहा है आपको 10% बैंक लोन, इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब हिडन एडजस्टमेंट बोलता हूं उसको मैं, हिडन क्या बोलता हूं? हिडन, मतलब ये छुपी हुई एडजस्टमेंट है, हमें खुद से देखनी पड़ेगी। सर इक्विटी के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, उसके आगे कुछ लिखा नहीं है, तो भाई हम लोग अंतर्यामी भगवान कृष्ण थोड़ी ना है जो अपने आप से बोलते हैं इक्विटी को भी डिविडेंड दिया होगा। वहां पर आपको बताएगा, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या वो फाइनल डिविडेंड हो, अगर बताएगा तो माइनस किया जाएगा, नहीं बताएगा तो माइनस नहीं किया जाएगा। सिर्फ कहां, जहां परसेंटेज लगा रहा है वहां हमारे दिमाग का काम है, वहां दिमाग की घंटी चलनी चाहिए, बजनी चाहिए कि सर इनको हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड भी देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर को 8% के हिसाब से, डिवेंचर्स को 9% के हिसाब से इंटरेस्ट, और बैंक लोन को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट को भी नहीं देना पड़ेगा, लिखेगा तो देगा
और नहीं लिखेगा तो नहीं देगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो डिविडेंड पे करोगे सर आप इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को, या इंटरेस्ट पे करोगे डिवेंचर्स को, बैंक लोन को या बैंक ओडी को, ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा और ये माइनस किया जाएगा। कितनी आसानी से मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दमदार पॉइंट और मजेदार पॉइंट जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाकर रख देगा। सर ध्यान देना, इशू और रिडेम्पशन जो भी होता है इक्विटी शेयर का, जैसे अभी अभी आपने यहाँ कुछ बता रहे थे, हमको कम कम समझ में आ रहा था कि 5 लाख के थे, 8 लाख के हो गए, 3 लाख रुपए आ गए। बट सर हो सकता है वो प्रीमियम पर इशू हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या डिवेंचर जो है मानकर चलो पहले 1 लाख के थे, अब 2 लाख रुपए के हो गए, तो 2 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के इशू हो गए, हो सकता है वो डिस्काउंट पर इशू हो। सर ऐसा होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो लिख दिए मैंने आपकी लाइन, इशू और रिडेम्पशन जो भी होगा इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, आर टेकन एट इशू प्राइस और रिडीम प्राइस। इसका मतलब ये है सर, जब आप फेस वैल्यू जैसी चीज और इशू प्राइस जैसी चीज को समझ पाते हो तभी आप फेस वैल्यू चीज और रिडीम प्राइस वाली चीज को भी समझ पाओगे। मतलब अगर मैं एक इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले को इशू कर रहा हूं 10% प्रीमियम पर, तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, 100 के हिसाब से या 110 के हिसाब से? सर 110 के हिसाब से। तो बस खत्म हुआ ना क्वेश्चन, 110 आ गए इधर, 110 आ गए बेटा। मतलब यहां पर आपको जो इशू कर रहे हो उसे इशू प्राइस से इनफ्लो कराना है और जो रिडीम कर रहे हो उसे रिडीम प्राइस से आउटफ्लो कराना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब दिमाग नहीं लगाना कि सर हर बार फेस वैल्यू में ही नहीं, फेस वैल्यू तो आपको यहां से मिल जाएगी, बट इसके अलावा एडजस्टमेंट में लिखा होगा द इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम, या डिवेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम, या प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो आपको वही चीज जोड़कर लेनी है, डिस्काउंट है तो घटा कर लेनी है। तो इशू जो भी होगा, रिडेम्पशन जो भी होगा प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, आर टेकन एट इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे निकलती है, फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम होगा तो जोड़ दूंगा और डिस्काउंट होगा तो घटा दूंगा। इक्विटी शेयर में कभी डिस्काउंट आएगा नहीं, बट डिवेंचर्स में डिस्काउंट आ सकता है। फेस वैल्यू में प्रीमियम को जोड़ दूंगा और डिस्काउंट को घटा दूंगा, और ये जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश होता है, वो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश होता है, वो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। सिमिलरली रिडीम प्राइस, फेस वैल्यू में परसेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आपने अभी अभी डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो भी छोटी सी बात है, समझ लो। फेस वैल्यू में जो परसेंटेज दे रहे हैं हम किसको, रिडेम्पशन के टाइम पर, 10 द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, ऐसे करके द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, ऐसी जो लाइन लिखी होती है उतना परसेंट प्रीमियम का जोड़ देना है और जोड़ कर ही घटा देना है। क्योंकि रिडेम्पशन के समय पर पैसा जाता है तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाता है, और हमारा पैसा कम हो जाता है तो हम माइनस कर देते हैं। और ऐसा कब होगा, जब एरो नीचे की तरफ जाएंगे। यहां तक मेरी बात अगर प्यार से समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताओ कि कितना मजा आया, और नहीं आया तो व्हाट्सअप करके डाउट्स पूछो 7906786321 पर। सारे के सारे डाउट्स बताने वाला हूं आपके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सर, जो हमारा थोड़ा दिमाग को और ऊंचे लेवल पर ले जाएगा। इफ परसेंट डिवेंचर्स एंड परसेंट प्रेफरेंस शेयर आर इशूड रिडीम्ड, मतलब डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर अगर इशू या रिडीम हो रहे हैं, इशू या रिडीम हो रहे हैं मतलब या तो इशू हो रहे हैं या रिडीम हो रहे हैं, तो ऐसे केस में एक दिक्कत होती है कि सर जो हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट देना है इनको, वो हम पुराने बैलेंस पर दें या नए बैलेंस पर दें। तो सर यहां पर अगर आपको डेट दी है, मतलब बोल रहा है कि ओपनिंग डेट पर हो रहे हैं, मतलब पिछली साल इशू हो रहे हैं, तो आप डेट क्लोजिंग की ले लोगे। और अगर आपको डेट क्लोजिंग दे रहा है या ये वाली डेट दे रहा है, नीचे लाइन लिखकर द डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2020, तो आपको डेट लेनी है पुरानी वाली। और अगर बोल रहा है द प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2019, तो आपको डेट लेनी है नई वाली। मतलब अगर 20 में इशू या रिडीम हो रहे हैं तो 19 की डेट पर देना है आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट, और अगर 19 की डेट पर इशू या रिडीम हो रहे हैं तो आपको 20 की डेट पर देना है डिविडेंड और इंटरेस्ट। सर ऐसा रटा हुआ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट थोड़ा समझा दो तो ज्यादा मजा आएगा। तो सर सुन लो, ऐसा क्यों होता है। एक बात बताओ, मैंने जैसे ये 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, अब 5 के हो गए, मुझे आज पता चली है ये बात। मैंने 2 लाख रुपए के इशू करे और क्वेश्चन मुझे बता रहा है ये इशू मैंने यहीं पर कर दिए 31 मार्च 19 पर। क्या बता रहा है, 31 मार्च 19 पर। क्या बता रहा है, 31 मार्च 19 पर या 1 अप्रैल 2020 पर, मतलब ओपनिंग डेट पर बता रहा है मुझे, ओपनिंग डेट पर। तो एक बात बताओ, मुझे इनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा और मुझे इनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा। मुझे 3 लाख को भी डिविडेंड देना पड़ेगा और मुझे 5 लाख को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। और जब मुझे 3 और 2 दोनों 5 को डिविडेंड देना है तो भाई साहब मैं इस पर ले ही तो रहा हूं। सिंपल है,
केवल तरीका इसलिए लिख दिया ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, गलती कम हो, कंफ्यूजन कम रहे। समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया इशू यहां हुआ है तो हम इस पर इसलिए इसको प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं क्योंकि सर हमें 3 पर भी देना और इस 2 पर भी देना, क्योंकि इनका पूरे साल पैसा यूज किया हमने। सिमिलरली अगर डिवेंचर्स की मैं बात करूं, या 2 लाख है और यहाँ 1 लाख है, इस 1 लाख के लिए बोल रहा है कि रिडीम मैंने यहां किया है 31 मार्च 2020 पर क्लोजिंग डेट पर, तो मुझे बैलेंस कौन सा लेना पड़ेगा? ओपनिंग वाला 2 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां तक पैसा यूज किया है तो मुझे इसको भी ब्याज देनी है और इसको भी ब्याज देनी है। ब्याज लेगा तभी तो जाएगा। तो सर अगर यहां लिख दे कि जो बैंक लोन हुआ है वो रीपे हुआ है 31 मार्च 2019 को ही, तो मुझे बैलेंस कौन सा लेना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए? 3.5 लाख रुपए। क्यों लूंगा मैं 3.5 लाख रुपए, बताओ मुझे जरा। क्योंकि सर मैंने ये 1.5 लाख तो यूज किया ही नहीं है, मैंने जो पूरे साल पैसा यूज किया वो 3.5 लाख किया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए को रीपेमेंट तो मैंने यहीं पर कर दिया। ये है कॉन्सेप्ट असली, याद रखने लायक। इफ इंटरेस्ट एंड इफ डिवेंचर्स परसेंट डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू और रिडीम होंगे कब? ओपनिंग डेट पर होंगे तो बैलेंस क्लोजिंग वाला लेना है, और क्लोजिंग डेट पर होंगे तो बैलेंस ओपनिंग वाला लेना है। ओपनिंग डेट पुरानी डेट होती है और क्लोजिंग डेट नई डेट होती है। इस वाले केस में ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट सर, क्वेश्चन में कई बार मजाक करता है आपसे, प्रपोज्ड डिविडेंड देता है। प्रपोज्ड डिविडेंड बेटा क्या होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसको मैंने अभी अभी प्रपोज्ड किया है, मैंने शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के सामने रखूंगा कि सर हमको ये डिविडेंड इस साल बांटना चाहिए या नहीं चाहिए। इस केस में आप क्या करेंगे? अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में और 2 बैलेंस दिए, एक लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर का, तो हमेशा लास्ट ईयर का बैलेंस लेना है। परसेंटेज दिए तो भी लास्ट ईयर पर ही लगानी है, ठीक है। तो लास्ट ईयर बैलेंस और परसेंट ऑन लास्ट ईयर बैलेंस, परसेंटेज ऑन इक्विटी ऑन लास्ट ईयर बैलेंस विल बी टेकन एज आउटफ्लो कैश, ठीक है। मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड के केस में आपको पुराना बैलेंस लेना है। क्या लेना है? पुराना बैलेंस लेना है या फिर पुराना डिविडेंड लेना है। तो नए वाला डिविडेंड का यहाँ कोई काम नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड में ऑलवेज आप पुराने बैलेंस पर चलेंगे। तो प्रपोज्ड डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो लास्ट ईयर का बैलेंस लेना है आपको, या परसेंटेज ऑन इक्विटी ऑन लास्ट ईयर बैलेंस विल बी टेकन एज आउटफ्लो ऑफ कैश। ये होता है प्रपोज्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। प्रपोज्ड डिविडेंड दिया आपको, 2 दिए, 50,000 70,000, पुराना 50 है तो 50 ले लो। प्रपोज डिविडेंड दिया 10% ऑन इक्विटी, तो पुराना बैलेंस है इक्विटी का, जैसे इस वाले कैसे 5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपया। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर, आराम से समझ में आ रही है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन को पता ही नहीं रहा कि भैया ओपनिंग डेट पर हुए डिवेंचर इशू या क्लोजिंग डेट पर हुए, ओपनिंग डेट पर रिडीम हुए या क्लोजिंग डेट पर हुए, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम हमेशा ओपनिंग लेंगे, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज प्योर एजम्पशन ऑफ द क्वेश्चन। हमेशा हम ओपनिंग डेट लेंगे, सेम प्रेफरेंस शेयर के केस में, सेम डिवेंचर्स के केस में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ऑलवेज टेक लास्ट ईयर बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस। ऑलवेज टेक लास्ट ईयर बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस। लास्ट और आखिरी बात कर रहे हैं हम, फिर हम सीधे फॉर्मेट एक बार देख लेंगे, छोटा सा बना रखा है मैंने यहाँ पर, जिसके हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। डीके गोयल सर की बुक से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए आपके, तो वो भी आपको साथ साथ देखते जाने। इफ एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग बोनस शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर्स, मतलब हमको यहां देखकर लगा कि 5 लाख के इक्विटी शेयर 8 लाख रुपए के हो गए, तो हमें लगा 3 लाख रुपए का इनफ्लो है, बट नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी उसने छोटी सी लाइन लिख दी कि हर 5 इक्विटी शेयर को 3 इक्विटी शेयर मुफ्त में बोनस में मिल रहे हैं, ऐसा बोल दिया उसने। दैट मीन्स वहां पर उन्होंने किसी ने पैसा नहीं दिया है, वो शेयर फ्री में हमने दिए हैं, तो ये 3 लाख रुपए को आप इनफ्लो नहीं मान सकते। कब? जब इफ एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग बोनस शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर, दैट इज नो फ्लो ऑफ कैश। तो ना आप पैसा प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से पैसा आता नहीं है। किसकी वजह से नहीं आता? सर एक बोनस शेयर और एक कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर, इन 2 चीजों की वजह से कभी भी आपके पास पैसा नहीं आता है। किसकी वजह से? अगर क्वेश्चन में दिया है कि हर 5 इक्विटी शेयर को हमने 3 इक्विटी शेयर दिए, या हर 2 इक्विटी शेयर को हमने 1 इक्विटी शेयर दिया है, या हर 10 इक्विटी शेयर को हमने 3 इक्विटी शेयर दिए, दैट मीन्स वहां बोनस शेयर है। बोनस शेयर के कभी केस में हम लोगों के पास पैसा आता नहीं, फ्री में शेयर जाते, तो भले ही वो बैलेंस बढ़ रहा है बट ये इनफ्लो नहीं है। सिमिलरली कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर, हमने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर में, यहां से रिडीम कर दिए और वहां पर बढ़ा दिए, यहां माइनस करने थे और वहां प्लस करने थे, तो इससे भी हमारा बैलेंस नहीं बढ़ेगा। ये क्वेश्चन में कम आती है एडजस्टमेंट, बट देख लेते हैं क्योंकि कोर्स का पार्ट है।
लास्ट हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था इशू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स, आएगा तो पैसा हमारे पास आएगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स अगर आप इशू करोगे, बैंक लोन लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ेगा तो पैसा आएगा। रिडेम्पशन करोगे इन्हीं चीजों का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवेंचर्स का, या बाईबैक करोगे इक्विटी शेयर्स का, या रीपेमेंट करोगे बैंक लोन का तो पैसा जाएगा, माइनस कर दिया। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, आपका पैसा जाएगा। इक्विटी डिविडेंड हो, प्रेफरेंस डिविडेंड हो या इंटरेस्ट पेड हो, आपका पैसा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लें।